everyone, my name is Charu. I welcome you all in my channel that is Science Side. Logo is there. सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो और ये हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन फॉर द 10th क्लास दैट इज चैप्टर नंबर 9। जब भी इस चैप्टर का नाम आता है तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं बिकॉज दे डोंट नो इवन द डीएनए, क्रोमोसोम, सेल के बारे में पता है, न्यूक्लियस के बारे में पता है, अंदर क्या चीजें हैं उनके बारे में नहीं पता। तो हेरिडिटी और ये जो कोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन का पास होना है तो उनको नहीं समझ में आता है। तो वी विल डू द हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन इन अ वेरी सिंपल वे, सिंपल लैंग्वेज, बहुत सारे डायग्राम्स के साथ हम करेंगे इस चैप्टर को ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए कि क्या चीजें हैं ये। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो डायग्राम्स है उनकी तरफ फोकस करते हैं, ठीक है। द डायग्राम्स आर हियर। सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सब्सक्राइब द साइंस साइड चैनल, ओके। अब यहाँ पे आपको एक सेल दिख रहा है, उस सेल के अंदर इन्होंने खोल के आपको बता दिया कि देयर इज अ न्यूक्लियस एट द सेंटर, ठीक है। अब उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है और जिसमें से आपको पिक्चर दे रहे हैं वो एक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है, किससे बना है, ये भी डिस्कस करते हैं। क्रोमोसोम का लिंक है डीएनए के साथ, हुई तो इन्होंने डीएनए आगे बना दिया। और डीएनए में होते हैं जीन्स, ठीक है। वो जीन्स जो हैं वो पेरेंट्स से हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर हम पास कर देते हैं। तो कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास थी लेकिन हमने नेक्स्ट जनरेशन में उसको पास कर दिया, हमने नेक्स्ट प्रोजेनी को वो पास कर दी इंफॉर्मेशन। तो उसी से ओरिजिनेट होती हैं आपकी कुछ डेफिनेशंस। हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशन है इस चैप्टर में दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला डेफिनेशन है हेरिडिटी का। हेरिडिटी को ही इनहेरिटेंस कहा जाता है। द हेरिडिटी इज नोन एज अ इनहेरिटेंस, बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस कह दीजिए। उसका मतलब है आप पास कर रहे हैं अपने कुछ ट्रेट्स को, अपने कुछ कैरेक्टर्स को, ठीक है। अपने कुछ करेक्टर्स को आप नेक्स्ट जनरेशन में यानी अपने ऑफ स्प्रिंग में या अपनी प्रोजेनी में, प्रोजेनी यानी नेक्स्ट जनरेशन में आप उसको पास आउट कर रहे हैं आइदर थ्रू द असेक्सुअल और द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग जो आपके हैं या नए ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके पास है जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ देयर पेरेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पे ये जो मदर है इसकी और इसका ये जो बेबी है इसमें सिमिलैरिटी दिखाई है बिकॉज ऑफ द कर्ली हेयर, सिमिलर है। तो इसका मतलब मदर का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है दैट इज डीएनए जो है जिसमें कुछ स्पेसिफिक कोड थे, फॉर एग्जांपल AUG या GUG, कुछ भी कोड था, वो कोड एक पर्टिकुलर प्रोटीन को बना रहा था और वो प्रोटीन हेयर्स की फॉर्मेशन करती थी और हेयर्स के टेक्सचर के बारे में बता रही थी, मतलब कर्ली होंगे या स्ट्रेट होंगे। तो कर्ली हेयर्स का जो प्रोटीन था वो कोडेड फॉर्म में, तो ये कोड था। तो ये कोड फॉर्म में कहाँ पे पास हो गया, नेक्स्ट जनरेशन में यानी बेबी में। बेबी को ऑफस्प्रिंग कहते हैं, प्रोजेनी कहते हैं यानी नेक्स्ट जनरेशन कहते हैं जेनेटिक्स की लैंग्वेज में। तो ये जो प्रोजेनी था, नेक्स्ट जनरेशन था, उसमें पास हो गया ये कोड जो पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता था, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेयर, ठीक है। तो ये कर्ली हेयर्स का प्रोटीन इसमें पास हो गया तो हमने कह दिया कि दिस इज नोन एज अ हेरिडिटी और इनहेरिटेंस विच इज द पैसेज ऑफ द genetic information which is the passage of a particular trait from the parent to the offspring, की जो माँ बाप है, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे में अपने कुछ ट्रेट यानी अपना कुछ करेक्टर जो है अगर आगे पास कर दे तब हम उस चीज को बोलते हैं हेरिडिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक और पिक्चर है बहुत सुंदर सी जिसमें ये फादर हैं जिनके फेस पे फ्रैकल्स हैं। फ्रैकल्स यानी कुछ ब्राउन कलर के स्पॉट्स हैं, ठीक है। ऑन द फेस ऑफ फादर देयर आर ब्राउन स्पॉट्स। मदर में फ्रैकल्स नहीं है, कोई फ्रैकल जीन नहीं है। देखिए कितना क्लियर चीक्स है इनके। तो जैसे ही इन दोनों ने फर्टिलाइजेशन किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ चाइल्ड, जो नेक्स्ट प्रोजेनी आया मेरा, ये जो बेबी है, ये जो ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, ये जो प्रोजेनी है उसमें मेरे को ब्राउन स्पॉट्स दिखे। देखो इसके चीक्स पे ब्राउन स्पॉट्स हैं यानी ये भी फ्रेकल्स था। तो जो पापा है, जो फादर है, उसके जीन्स में ये जो प्रोटीन था विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राउन स्पॉट्स, ये जो प्रोटीन था ये कोडेड फॉर्म में, जो प्रोटीन्स होते हैं वो कहाँ से बनते हैं, जो मेरा डीएनए है ना, डीएनए का जो मेरा डबल स्ट्रैंडेड ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, उस हेलिकल स्ट्रक्चर में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है जिसको नाम देते हैं जीन, और जीन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए। तो प्रोटीन जो रिस्पॉन्सिबल था इन स्पॉट्स की फॉर्मेशन के लिए वो आगे पास हो गए। इंफॉर्मेशन जो था, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो था
वो पास हो गया, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो था वो पास हो गया नेक्स्ट जनरेशन में। तो मैंने कह दिया इसको, दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू द फादर, इट इज द फ्रेकलेस बेबी, फ्रेकल्स बेबी, ठीक है, फ्रेकल्स वाला जीन्स इसमें पास हो गया। तो इस तरह से पैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन जब होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, देन दैट इज नोन एज अ हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। नाउ नेक्स्ट, अब ये स्टोरी जो है, ये पैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन की, ये शुरू कहाँ से हुई? हमारी बॉडी जो है आपको पता है वो सेल्स से बनती है। सेल्स जो है वो इकट्ठे होते जाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं, हम उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। दोनों फ्यूज हुए तो वो तो दो सेल्स थे, जो जर्म सेल्स थे वो आपस में मिल गए, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगी। They led to the formation of 2 cell stage, 4 cell stage, 8 cell stage, 16 cell stage। फिर किस तरह से एंडोमेट्रियम के अंदर उसने अपने आप को इम्प्लांट कर दिया था। तो हमने देखा था डेवलपमेंट हो रही है जाइगोट की, फिर फीटस बना, फिर बेबी बना। वो बेबी जो है वो किस तरह से बॉडी से बाहर आया, ठीक है। देन हम बोलते हैं कि टिश्यूज थे, टिश्यूज ग्रो करके ऑर्गन बना, ऑर्गन ग्रो करके ऑर्गन सिस्टम बना, और पूरा बॉडी जो है वो बन गया, ठीक है। अब शुरुआत कहाँ से हुई? सेल से। सेल के अंदर क्या है, अगर स्ट्रक्चर देखें तो सेल के अंदर मिडल वाला जो स्ट्रक्चर है, सेंटरली प्लेस्ड, वहां पे न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम हमें कब दिखते हैं? द अपीयर एट द टाइम ऑफ सेल डिविजन, एट सेल डिवीजन टाइम, जब सेल डिवाइड करता है उस टाइम पे हमें क्रोमोसोम दिखते हैं। और कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होती है इनकी, कंडेंस्ड। बने किससे हैं? बनते हैं वो डीएनए की सेगमेंट से, और इसके अलावा उनके साथ मिल जाता है कुछ प्रोटीन। किस तरीके से बनता है क्रोमोसोम? आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये डीएनए का स्ट्रैंड था, ठीक है, ये डीएनए है। डीएनए का ये जो धागा है, जो कि डबल स्ट्रैंडेड धागा है मेरे पास, ठीक है, ये जो डीएनए का धागा है, इसको दिखते हैं कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है, इसको दिखे कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है, ये सर्कुलर थे। तो ये प्रोटीन के आसपास डीएनए का स्ट्रैंड लिपटना शुरू हो गया, मतलब कोई मेरे पास, ये था मेरे पास प्रोटीन, उसके आसपास मैं धागे को लपेटना शुरू कर दूं, मैंने पूरी तरह से इसको कवर कर दिया, तब मैंने उसको नाम दे दिया न्यूक्लियोसोम। मैंने इसको नाम दिया न्यूक्लियोसोम। तो बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जो हैं यहाँ पे, न्यूक्लियोसोम वो इकट्ठे होना शुरू हो गए, यानी कंडेंस होना शुरू हो गए। तो उन्होंने एक इस तरह से इकट्ठे हो के एक बहुत बड़ा रस्सा बना दिया। नाउ दिस इज नोन एज अ रोप ऑफ द न्यूक्लियोसोम, ठीक है, रस्सी बना दी। तो मैंने बोला क्रोमैटिन फाइबर, इसका नाम मैंने रख दिया, दिस इज क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर और ज्यादा कंडेंस हुआ, मतलब रस्सियां अब रोप से रोप्स में आ गए, अब बहुत सारी रस्सियां होगी, मतलब और ज्यादा मैंने उस रस्से को मोटा कर दिया। क्रोमैटिन फाइबर बहुत ज्यादा कंडेंस होता जाएगा एंड इट विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो डीएनए जो था वो किसके ऊपर रैप हुआ? प्रोटीन के ऊपर। उसको नाम दे दिया हमने न्यूक्लियोसोम। ये बहुत सारे कंडेंस हुए, और कंडेंस फॉर्म में इन्होंने जो माला पिरो दी, माला बना दी, मोतियों की माला, दैट माला इज नोन एज क्रोमैटिन फाइबर, दिस इज नोन एज क्रोमैटिन फाइबर। अब ये जो माला है ये भी कंडेंस होती जाएगी, जितनी ज्यादा ये कंडेंस होती जाएगी इट विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ क्रोमोसोम। तो इससे बनेगा क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम बना किससे है बच्चे? इससे और इससे। धागे के ऊपर प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स के ऊपर ये जो धागा है लिपटता जाएगा, कंडेंस होता जाएगा, कंडेंस होता जाएगा, कंडेंस होता जाएगा, एंड इट विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बना, ठीक है, इस तरीके से ये क्रोमोसोम बना। देखो ये धागा कंडेंस इकट्ठा 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 होता गया एंड इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो हमारा जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर हमने देखा क्रोमोसोम बना, लेकिन बना किससे? डीएनए से। तो क्रोमोसोम है क्या? एक धागा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो बना है डीएनए से और कुछ प्रोटीन्स से। आपको प्रोटीन्स का नाम नहीं याद रखना है, कोई बात नहीं, स्टोन प्रोटीन्स होते हैं वैसे। दे आर मोस्टली फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। वो तो हमें पता चल गया, वो तो हमने स्टोरी सुन ली कि सेल था, फिर उसके अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर कंडेंस फॉर्म में क्रोमोसोम थे, जो कि सेल डिवीजन के टाइम पे अपेयर होते हैं। ऐसे हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर हम बोलते हैं कि डीएनए था, कुछ प्रोटीन्स थी। तो जो क्रोमोसोम है उसके पास ये जो डीएनए है ये करता क्या है?
ये इस कोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, इसके पास इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ कोड। ठीक है, हेरिडिटरी मटेरियल है हमारा ये। तो ये डायग्राम मैंने आपको बता दिया, आपको फ्लो चार्ट याद रखना है। ठीक है, आपको फ्लो चार्ट याद रखना है कि आपका जो डीएनए है उसने रैप किया ऑन प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स का नाम याद रखना है। इन दोनों ने जैसे ही रैप किया आपके पास न्यूक्लियोसोम बना, न्यूक्लियोसोम जैसे ही बना तो आपके पास क्रोमैटिन फाइबर बना, क्रोमैटिन फाइबर जो है वो कंडेंस होता चला गया और क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होने से क्रोमोसोम बन गए। तो आपको ये फ्लो चार्ट याद रखना। यहाँ पे आप एक वर्ड याद रखोगे कि जितना ज्यादा ये कंडेंस होता जाएगा इट विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो बन गया क्रोमोसोम हमारे पास इस तरीके से, हम ऐसे करके क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक है, अब डीएनए क्या था, वो जो धागा था जिसको हम डबल स्ट्रैंडेड इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर को हम पढ़ रहे हैं, वो धागा है क्या, किस चीज से बना धागा? वो धागा बनता है बच्चे फॉस्फेट से, शुगर से और नाइट्रोजन बेस से। ठीक है, नहीं याद रखना तो मत याद रखो, आप इन तीनों के बजाय सिर्फ इतना याद रखो कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से बना है। एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, दूसरा जुड़ जाता है तीसरे न्यूक्लियोटाइड से, तो इस तरह से ये रिपीट होते जाएंगे। अगर कोई चीज रिपीट होती जाती है तो हम उसको क्या नाम देते हैं, हम उसको नाम देते हैं कि वो एक पॉलीमर है। तो डीएनए की फुल फॉर्म याद रखनी है, फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, फिर आपको याद रखना है कि ये जो डीएनए है ये एक पॉलीमर है जो कि न्यूक्लियोटाइड के रिपीट होने से बना है। डीएनए इज व्हाट, इट इज अ थ्रेड लाइक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर which is formed by the repeating units that is nucleotides and it is a polymer। तो ये पॉलीमर है और इसके पास इंफॉर्मेशन है किस फॉर्म में, कोडेड फॉर्म में इसके पास इंफॉर्मेशन है। मतलब ये जो स्ट्रैंड है, ठीक है, ये आपको नहीं याद रखना, मत याद रखिए, आपको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इसके पास कोडेड फॉर्म AUG GUC इस तरह से कोडेड फॉर्म में कोड्स पड़े होते हैं इसके पास, कोड फॉर्म में इसके पास इंफॉर्मेशन। किस चीज की इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन है प्रोटीन के रिगार्डिंग, क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी है मैंने, तो मेरे पास ये रहे वो सीक्वेंस जो मुझे इसके अंदर अगर मैं ओपन करूँ, इस स्ट्रैंड को अगर मैं ओपन करूँ तो मुझे ये स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, नाउ अब हमारे पास एक डेफिनेशन आती है जीन्स क्या होते हैं। हमने क्रोमोसोम पढ़ लिया, क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था और उसके पास डीएनए था, प्रोटीन था। अगर डीएनए है तो इसका मतलब उसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब डीएनए की डेफिनेशन ये थी कि वो एक डबल हेलिकल स्ट्रैंड था और इस डबल हेलिकल स्ट्रैंड में जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी कोडेड फॉर्म में। ठीक है, और वो बना किससे था, वो एक पॉलीमर है जो कि न्यूक्लियोटाइड के रिपीट होने से बनता है। वो आपने डीएनए का डेफिनेशन दिया। नाउ यू हैव अ जीन। अब जीन्स क्या होते हैं, जब मैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात कर रही थी ना इस सीक्वेंस, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक ऐसी सीक्वेंस, ठीक है, एक ऐसी सीक्वेंस जो मुझे उस पर्टिकुलर कोड के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे। उस पूरा का पूरा धागा तो डीएनए है लेकिन डीएनए में कुछ कुछ सेगमेंट है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जीन है, मतलब उसके पास एक पर्टिकुलर कोड है। देखो यहाँ पे कोड लिखा है, दैट कोड विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन। अगर आपकी ब्लू कलर की आईज है तो ब्लू कलर का प्रोटीन जो बनेगा वो इस सीक्वेंस से बनेगा, इस कोड से बनेगा, इस इंफॉर्मेशन से बनेगा। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है ना वो चोरी चोरी, जैसे इन्फॉर्मेशन कोड की फॉर्म में चोरी चोरी किसी को देनी होती है ना, अब यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन हमने चोरी चोरी किसको पकड़ा दी, डीएनए को। डीएनए ने कंडेंस करके क्रोमोसोम को दे दी। तो इंफॉर्मेशन ना मेनली किसके पास है, जीन्स के पास। तो जीन्स आर नोन एज अ बेसिक यूनिट ऑफ द हेरिडिटी, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बोल दो, हेरिडिटी बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं। तो बेसिक यूनिट जो है वो कौन है, जीन, यानी ये मेरा वो है गुप्तचर। ठीक है, राजा का गुप्तचर कौन है, जीन। राजा कौन था, सेल, क्योंकि सेल के अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, हमने देखा डीएनए है, प्रोटीन है, तो डीएनए के पास जीन्स थे विच आर द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इट कंसिस्ट ऑफ, क्या है इसके पास, सीक्वेंस ऑफ डीएनए, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, डीएनए के कुछ कुछ सीक्वेंस है जिसके पास कोड है किस चीज का, एक पर्टिकुलर प्रोटीन का। ठीक है, ब्लू कलर की वजह से आपके पास ये कोड दिखेगा, अगर ब्राउन कलर की आईज है ये कोड दिखेगा,
अगर ग्रीन कलर की आईज है, मतलब ग्रीन कलर किसी भी चीज का, ग्रीन कलर है किसी उसका, फॉर एग्जाम्पल प्लांट का, कि वो ग्रीन कलर का होगा तो उसके पास ये कोड होगा। तो इस तरह से जीन्स कोड, यानी उस इंफॉर्मेशन को, वो जो गुप्त इंफॉर्मेशन है, ठीक है, गुप्त यानी चोरी चोरी भेजने वाली इंफॉर्मेशन, वो इसके पास है, जीन के पास। ये बेसिक यूनिट है। तो जीन क्या है, जीन की ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछी जाती है एमसीक्यूज में। विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। नाउ जीन्स के बारे में तो पढ़ लिया कि डीएनए का स्ट्रैंड था, उसके पास जीन्स थे। ये एलील्स क्या चीज है जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। एलील्स ऑल्टरनेट फॉर्म है जीन्स की, मतलब 19 और 20 का फर्क। हम बोलते हैं ना यार इसमें तो ये केला छोटा है तो दूसरा थोड़ा सा ही तो लंबा है, क्या फर्क है, 19-20 का तो फर्क है। तो 19-20 का फर्क एलील्स में और जीन्स में देखा गया है। These are the alternate form of the genes that code for the same character। अब हम बात कर देंगे इस चैप्टर में बच्चे करेक्टर्स की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं हाइट के करेक्टर की, हम बात करते हैं आई के कलर के करेक्टर की, लेकिन हमें ये पता है कि उस हाइट के करेक्टर में मुझे या तो बहुत ज्यादा टॉल इंसान दिखेगा, या तो मुझे कोई बौना आदमी यानी ड्वार्फ आदमी दिखेगा, या मुझे कोई मीडियम हाइट वाला दिखेगा। तो अब ये करेक्टर तो आगे डिवाइड हो गए। तो इसको, इन चीजों को मैं बोलूंगी ट्रेट, इन चीजों को मैं ट्रेट बोलूंगी। जैसे आई का कलर है तो आई का कलर तो एक करेक्टर है, एक अलग से करेक्टर है, लेकिन उस आई के कलर में मुझे ब्राउन कलर भी दिखेगा, तो मुझे किसी की आईज में ब्लैक कलर भी दिखेगा, मुझे किसी की आईज में ग्रीन कलर भी दिखेगा। हमारे घर के पास एक बच्चा रहता था, ठीक है, उसकी ग्रीन कलर की आईज थी, और कईयों के पास तो ब्लू कलर की आईज होती हैं। तो ये जो अलग अलग कलर हैं इनको हम ट्रेट कहते हैं। है तो ये भी करेक्टर, लेकिन दे डिस्क्राइब द ट्रेट। तो वो करेक्टर सेम रखेंगे, जैसे करेक्टर तो सेम रखा, जैसे हाइट का करेक्टर ले लिया, ठीक है, जैसे हाइट का करेक्टर ले लिया, लेकिन इस हाइट के करेक्टर में मुझे एलील्स ऐसे भी दिख सकते हैं, ऐसे भी दिख सकते हैं, ऐसे भी दिख सकते हैं। तो हो गया अलग, ये जो जीन्स का पैटर्न था ये हो गया अलग, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स कर दिया मैंने, तो इनको मैंने कह दिया एलील्स। Alternate form of genes is known as alleles. They can be expressed as this, as this, as this। तीन तरह से मैं उसको डिस्क्राइब लिख सकती हूँ, ठीक है। They located on the same place of the chromosome। वो सेम लोकस पे मिलेंगे मुझे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब मैं होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करती हूँ ना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब हमारी फॉर्मेशन हुई, जब हम ऑफस्प्रिंग थे, हमें बनाने वाले जो मेरे पेरेंट्स हैं, जो मदर है या फादर है, तो दोनों से मुझे क्रोमोसोम मिले हैं, ठीक है। हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास, टोटल 46 हो गया। उसमें से अगर मैं 23 पेयर की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं पेयर की बात कर रही हूँ, यानी टोटल 46 है, तो उसमें से जो 23 हैं वो मुझे दिए हैं मेरे फादर ने, यानी, ठीक है, फादर ने, और 23 मदर ने। मैटरनल, पैटर्नल, दिस इज पैटर्नल, दिस इज मैटरनल, इसी तरीके से बताते हैं हम। तो यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक आया है पापा से, एक आया है मम्मा से, एक आया है पैटर्नल, एक है मैटरनल। तो इस तरह से दोनों जो थे वो सेम थे। द सेम इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर होमो। होमो का मतलब ही सेम होता है। तो एक पापा से आया, मम्मा से, और दोनों सेम थे। किस तरीके में सेम थे बच्चे, वो इस तरीके से सेम थे जैसे ये दोनों सेम लग रहे हैं ना, सेम। क्यों सेम लग रहे हैं, इनकी ये जो सेंट्रोमेयर की पोजीशन है ये एक ही जगह पे मुझे दिख रही है, कि सेंट्रोमेयर इस क्रोमोसोम का यहाँ है तो इसका भी यहाँ है। इसका ये आई कलर का, ग्रीन कलर का जीन ऊपर है तो इसका भी ऊपर है भाई। इसका ये ब्लड टाइप का जीन यहाँ पे है तो इसका भी यहाँ पे है भाई। इसका ये ग्रोथ का येलो कलर का जीन यहाँ पे है तो इसका भी यहाँ पे है। तो इसका मतलब सेम पोजिशन पे है, सेम पोजिशन पे है, यानी सेम लोकस पे है। उसको लोकस कहते हैं, पोजिशन को बोलते हैं लोकस। तो सेम पोजिशन पे अगर आपको क्रोमोसोम दिखे तब आप उन दोनों क्रोमोसोम्स को नाम देते हो होमोलोगस। तो ये पेरेंट से, मतलब जो मुझे पापा से या मम्मा से मिला है, दोनों सेम है। यहाँ पे एलियल्स देखिए, एयर लोब्स से रिलेटेड है। मेरा एयर लोब जो है बच्चे फ्री है, कईयों का अटैच्ड होता है। तो एयर लोब से रिलेटेड ये जो एलील है ये भी यहाँ पे है, और मदर का देखो तब भी यहाँ पे है, मतलब दोनों क्रोमोसोम आपस में सेम है, सेम है,
सेंट्रोमियर की पोजीशन भी सेम है, एलील्स भी सेम पोजीशन पे हैं जो एक पर्टिकुलर ट्रेट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम में अब एलील्स तो चलो प्रेजेंट है, जीन्स तो चलो प्रेजेंट है, लेकिन जीन्स है अल्टरनेटिव फॉर्म में। क्यों? एक मुझे बता रहा है अटैच्ड ईयरलोब के बारे में, एक मुझे बता रहा है फ्री ईयरलोब के बारे में। तो ये क्या बात हुई, एक मुझे किसके बारे में बता रहा है, फ्री के बारे में, एक मुझे किसके बारे में बता रहा है, अटैच्ड के बारे में। तो इसका मतलब ये जीन्स नहीं, ये है एलील्स। तो इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से भी, कैपिटल टी स्मॉल टी से भी, स्मॉल टी से भी। जो कैपिटल टी है वो क्यों लिखा मैंने, वो आगे बताती हूँ क्यों लिखा। तो एलील्स क्या है भाई, अब फिर से देख लेते हैं। दीज आर द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन्स। 19-20 का फर्क है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एलील्स आपको, ठीक है, आपको सेम करेक्टर यहाँ पे एयर लोब जो था, अगर इस पिक्चर की बात करूं, एयर लोब आपके पास एक करेक्टर था, लेकिन वो करेक्टर मुझे दो डिफरेंट ट्रेड्स के बारे में बता रहा है। या तो वो एयरलोब अटैच्ड होगा, या तो वो एयरलोब फ्री होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसके लिए क्या पता वो इस तरीके से लिखते हो, फ्री के लिए क्या पता वो इस तरीके से लिखते हो। तो हो गए दो तरह के हमारे जीन्स, या वो इस तरीके से लिखते हो हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन में। तो मेरे पास जीन्स जो है उनकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स आ गई, तो मैंने उसका नाम रख दिया एलील्स। दीज आर एलील्स, they are present on the same locus, they code for the same character, but they may have a same trait or the different trait। तो यहाँ पे trait different भी हो सकता है, same भी हो सकता है। now अब next आ गया आपका कि ये जो एलील्स हैं ये होमोजाइगस कंडीशन में भी आप लिख सकते हैं, यानी इस तरीके से या इस तरीके से। होमो मतलब होता है सेम। ये देखिए पिक्चर कितनी अच्छी है, इसने भी गोगल लगाई है, इसने भी गोगल्स लगाई हैं अच्छे से, है ना, लगाई है ना, दोनों बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं। तो ये आगे होमोलोगस, लेकिन इसके पास तो है नहीं, इसके पास है ये, इससे डिफरेंट है। अब है ना दोनों डिफरेंट, तो अगर दोनों डिफरेंट है तो मैं क्या बोलूंगी इनको, हेट्रोजाइगस। यहाँ पे भी देखिए, दिस इज कैपिटल बी, दिस इज स्मॉल बी। इसका मतलब एलील जो है वो क्या है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। जब आपको सेम एलील्स दिखते हैं, ठीक है, जब आपको सेम एलील्स दिखते हैं आप उनको बोलते हैं दीज आर होमोजाइगस। जब आपको डिफरेंट एलील्स देखते हैं, मतलब एक आ गया स्मॉल बी, एक आ गया कैपिटल बी, तब आ गया हेट्रो कंडीशन। हेट्रो मतलब डिफरेंट की कंडीशन, डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो होमो का मतलब था जब आपके पास कैपिटल टी करके सेम एलील्स प्रेजेंट होंगे, तब आप उनको होमोजाइगस कंडीशन बोलेंगे, होमोजाइगस एलील्स बोलेंगे। या स्मॉल टी करके भी आपके पास होमोजाइगस कंडीशन होगी, क्योंकि सेम है और ये ड्वार्फ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी आगे बताऊंगी। हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, अब हो गए दोनों डिफरेंट एलील, यहाँ पे तो डिफरेंट हो गए। तो जब डिफरेंट एलील्स हैं तब मैं उस कंडीशन को बोलूंगी दैट आर हेट्रोजाइगस एलील्स, और हेट्रोजाइगस इन नेचर। कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस है, लेकिन फिनोटिपिकली वो टॉल को बताएंगे। फिनोटिपिकली का क्या मतलब है वो भी बताती हूँ। हमारे पास कुछ होते हैं डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट मतलब जैसे औरतें चुगली करती है ना, वो बोलते हैं यार उसका पति तो बहुत डोमिनेंट है, बहुत रोब झाड़ता है उस पर, बहुत डांटता है, यार मैंने देखा है उसका बॉयफ्रेंड तो बहुत डोमिनेटिंग नेचर का है, उसके साथ यार वो क्यों वो उसके साथ रहती है, ऐसे बोलते हैं ना हम। तो डोमिनेटिंग मतलब जो जीतने में विश्वास करता है, जो जीतता है, जो किसी दूसरे को उसके इफेक्ट को सप्रेस कर देता है, दूसरे के इफेक्ट को सप्रेस कर देता है और खुद अपने आप को जो एक्सप्रेस कर देता है, जीत जाता है, उसको बोलते हैं डोमिनेंट। तो डोमिनेंट कब आता है, जब हम हेट्रोजाइगस कंडीशन लिखते हैं तब हम, जैसे इस तरीके से लिखा, तो इसमें से अगर ये जीत जाए, जो कैपिटल वाला टी है वो डोमिनेट यानी अपने आप को एक्सप्रेस कर दे, और दूसरा वाला जो एलील है उसको सप्रेस कर दे, यानी उसका मुंह बंद कर दे, उसके इफेक्ट को मास्क्ड कर दे, उसके इफेक्ट को रोक दे, खत्म कर दे, तब हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज डोमिनेटिंग इन नेचर। तो ये क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। द एलील विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एलील इज नोन एज अ डोमिनेटिंग एलील। कैपिटल लेटर जो है वो हमें बताता है डोमिनेटिंग एलील कौन सा होगा। ठीक है,
तो रिसेसिव कौन सा हुआ? वही जो हार गया, जो सप्रेस कर गया, जिसने अपने आप के इफेक्ट को खत्म कर दिया। ठीक है, जो जीत नहीं पाया, जो हार गया, वो रिसेसिव था। फॉर एग्जाम्पल हेट्रोजाइगस कंडीशन में इसने अपने आप को सप्रेस कर दिया, एक्सप्रेस नहीं किया, क्या कर दिया, इसका इफेक्ट सप्रेस कर दिया, खत्म हो गया, मास्क्ड हो गया बाय द अदर, क्योंकि डोमिनेटिंग तो ये था। तो दूसरा वाला कौन होगा? दूसरा वाला होगा रिसेसिव। तो दिस इज रिसेसिव एंड दिस इज डोमिनेटिंग एलील। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हम अच्छे से समझ पाते हैं डोमिनेटिंग और रिसेसिव। ठीक है, अगर होमोजाइगस कंडीशन हो तो यहाँ पे तो साफ ही दिख रहा है कि बच्चे है ही डोमिनेटिंग, ये तो जीतेगा भी, ये तो इसमें तो वैसा वाला फैक्टर नहीं दिख रहा है, तो ये ही डोमिनेटिंग, ये अपना जो कमाल है वो दिखा देगा, यानी ये अपना जो एक्सप्रेशन है वो शो करेगा। दिस इज फॉर द टॉल प्लांट। अगर हाइट का करेक्टर लूं तो ये जो टॉल वाला जो होमोजाइगस कंडीशन है ये वो शो करेगा। कर दिया। अगर स्मॉल टी लूं तो यहाँ भी होमोजाइगस कंडीशन है, लेकिन ये मुझे क्या बताएगा कि दोनों ही एलील्स मेरे कैसे हैं। कैपिटल टी तो आया ही नहीं, डोमिनेटिंग नेचर तो आई ही नहीं, तो यहाँ पे है ही स्मॉल टी है, तो ये मुझे ड्वार्फ वाली कंडीशन देंगे, यानी शॉर्ट हाइट की कंडीशन देंगे। है होमोजाइगस है, लेकिन यहाँ पे दोनों एलील रिसेसिव नेचर के हैं। ठीक है, दोनों ही रिसेसिव हैं, यहाँ दोनों ही डोमिनेटिंग थे। और ये टॉल प्लांट था, ये शॉर्ट प्लांट था, जिसको आप ड्वार्फ भी लिख सकते हो। और अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन हो कैपिटल टी स्मॉल टी करके, तब आपको साफ दिखेगा जो कैपिटल है वो जीत जाएगा, डोमिनेट करेगा, दूसरा जो है सप्रेस कर जाएगा, रिसेसिव बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस प्लांट में, ये टॉल प्लांट है, इसके लिए हम कंडीशन लिखेंगे एलील्स की कैपिटल टी, क्योंकि टॉल के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं। और ड्वार्फ के लिए हम लिखेंगे दोनों ही किस कंडीशन में, स्मॉल टी की फॉर्म में। और यहाँ पे ये क्या बता रहा है मुझे कि दिस इज द शॉर्ट प्लांट, तो यहाँ पे डोमिनेटिंग करेक्टर नहीं है। अगर एक भी कैपिटल टी आपको दिख जाए एलील्स में, तो बच्चे वो एक्सप्रेस कैपिटल वाला अपना इफेक्ट जो है वो कर देगा, यानी ये प्लांट टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे तो दोनों ही शॉर्ट है ना, छोटे वाले टी लिखे हैं, तो इसका मतलब ये प्लांट शॉर्ट होगा। ठीक है, अब इस पिक्चर में भी देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल है कि पिंक कलर का जो आपका मेल या फीमेल है, उसको हमने पर्पल कलर के साथ उसकी फर्टिलाइजेशन की, मेटिंग हुई दोनों की, और उसके बाद जो इनकी नेक्स्ट प्रोजेनी आई, प्रोजेनी में हमने देखा कि पिंक कलर जो है वो शो हो रहा है। इसका मतलब जो पिंक कलर था वो डोमिनेटिंग करेक्टर का था। तो यहाँ से पता चलता है डोमिनेटिंग और रिसेसिव का क्या मतलब है। जो जीत गया वो डोमिनेटिंग, जो हार गया वो रिसेसिव। हार और जीत जो है वो पर्टिकुलर वर्ड तो नहीं यूज करेंगे, लेकिन समझने के लिए ऐसा बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास होते हैं कुछ वर्ड्स, दैट इज जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब है आपने जेनेटिक मेकअप किस हिसाब से लिखा है। ठीक है, आपको जीन्स किस तरीके से मिले हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, आपको जीन्स इस फॉर्म में लिखने हैं। ठीक है, और फिनोटाइप का मतलब है फिजिकली अपीयरेंस में बताइए। जैसे फिजिकली अपीयरेंस में देखो तो बच्चे ये भी टॉल है, फिजिकल अपीयरेंस में इसको देखो बच्चे ये भी टॉल है, इसके पास तो कैपिटल टी है नहीं, तो ये तो बच्चे शॉर्ट है। तो फिजिकल अपीयरेंस यानी इस फॉर्म में मुझे ऑर्गेनिज्म के बारे में बताना, तो फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप यानी कि देखने में वो कैसा है। और जीनोटाइप मतलब जेनेटिकली बताइए कि उसमें कैपिटल टी होगा कि स्मॉल टी। एलील्स की फॉर्म में जब आप लिखते हैं या जीन्स की फॉर्म में जब आप बात करते हैं, तब हम बात करते हैं जीनोटाइप। ठीक है, तो ये हो गया जीनोटाइप और फिनोटाइप। जब हम क्रोमोसोम की, जीन्स की, डीएनए की, क्रोमोसोम की बात करते हैं तब जीनोटाइप। फिनोटाइप मतलब वो देखने में व्हाइट कलर का है, कि वो येलो कलर का है, कि वो पर्पल कलर का है। जब हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तब वो फिनोटाइप कहलाएगा। ठीक है, ट्रेड्स की बात कर लेते हैं कि ट्रेड्स क्यों आते हैं। तो मैंने कहा बच्चे कि आपके पास तो अलग अलग करेक्टर्स होते हैं। आप हाइट का करेक्टर ले लीजिए, तो हाइट के करेक्टर में आपको अलग अलग, आपको टॉल भी इंसान दिखाई देते हैं, आपको मीडियम हाइट वाले भी दिखाई देते हैं, आपको शॉर्ट हाइट वाले भी दिखाई देते हैं, यानी ड्वार्फ भी आपको कई बार दिख जाते हैं। तो आप बोलते हैं कि करेक्टर के, एक ही करेक्टर के आपको आगे डिफरेंट ट्रेड्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेड्स क्या है? ट्रेड्स ऐसी चीज है जो इनहेरिटेड भी हो सकती है, एक्वायर्ड भी की जा सकती है। इनहेरिटेड मतलब वर्ड से पता चल रहा है जो हमें पेरेंट से मिलेगा। जैसे ये फर वाला भालू है, जब इसका बेबी होगा या इसकी नेक्स्ट प्रोजेनी की बात करेंगे तो फर तो उसके पास भी होगी।
अगर ब्लू कलर आईज वाले किसी बंदे की बात करते हैं तो नेक्स्ट उसके बेबी में, उसके 2-3 बेबी है, उसमें से किसी के पास चांस हो सकता है दैट वो जो नेक्स्ट प्रोजेनी है या जो नेक्स्ट आपकी जनरेशन है उसमें पास हो सकता है ये ब्लू कलर, में पास हो सकता है ये ब्लू कलर। तो इस तरह से जब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कुछ प्रोटीन्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, वो अगर पास हो जाए, उस करेक्टर को, उस पर्टिकुलर ट्रेट को अगर हम पास करते हैं तब हम बोलेंगे इनहेरिटेड ट्रेट्स। लेकिन अगर हम उसको एक्वायर करें, मतलब कोई चीज मुझे अच्छी लगती है, किसी के पिंक कलर मुझे देखने में बहुत अच्छे लगे तो मैंने भी अपने बालों का कलर पिंक करवा, ठीक है, तो मेरे पिंक कलर क्या आगे जो आगे मेरी बेबीज होंगी, जो आगे नेक्स्ट जनरेशन होगी, क्या उसमें पास हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। पिंक कलर तो आप एक्वायर करते हो, ठीक है, आप कान छिदवा लेते हो, ईयर पर्सिंग करवाते हो आप, तो वो कान छिदवा के जो आपका जो छेद वाला कान है नेक्स्ट जनरेशन में भी आपको देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये भी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं मिलेगा। इट विल नॉट पास, नॉट पास टू नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको चोट लग गई है और वो जो चोट के निशान है, जैसे बाजू में क्रैक आ गया है, ठीक है, आपकी आर्म में क्रैक आ गया है, फ्रैक्चर हो गया है, फ्रैक्चर जब हो जाता है तो बिल्कुल एक्यूरेट हम नहीं बोलते कि वो बोन दूसरे के साथ फिक्सअप होगी, कोई 1% 2% उसमें चांसेस होते हैं कि वो बिल्कुल वैसी की वैसी नहीं है, ठीक है। अब वो नेक्स्ट जनरेशन में आपको देखने को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आप स्विमिंग सीख लेते हो, ठीक है, तो स्विमिंग जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास नहीं होती। आपके पापा के पास कोई पर्टिकुलर करेक्टर था जिसमें वो बहुत माहिर थे, तो जरूरी नहीं है कि वो आप में भी बहुत अच्छी क्वालिटी हो। आपकी मम्मा निटिंग करते हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो आप में भी आ जाएगा करेक्टर। आप पढ़ने में बहुत होशियार होंगे, है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। तो जो चीज हम अक्वायर कर लें खुद अपनी लाइफस्टाइल में, उसको अपना हिस्सा बना ले, तो उसको हम बोलेंगे अक्वायर्ड ट्रेट। तो इसके बारे में पढ़ ले थोड़ा सा। अक्वायर्ड का मतलब होता है कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट नहीं हुआ, हम उसको अपने लाइफ टाइम में कुछ डेवलपमेंट के लिए हम उसको एक्वायर कर लेते हैं। इनहेरिटेड का मतलब है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में यानी सेकेंड जनरेशन में जो पास हो। और ये पास अगर मैं जनरेशन से एक, तो इसका मतलब मैं हेरिडिटी, इसका मतलब मैं इनहेरिटेंस की बात कर रही हूँ। जब मैं इनहेरिटेंस वर्ड की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब यहाँ पे वर्ड आना चाहिए था डीएनए का। डीएनए का इसमें बहुत बड़ा रोल है, बल्कि इसमें है ही नहीं डीएनए का कोई रोल एक्वायर्ड ट्रेट्स में। अच्छा, ये नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होता, जैसे कांच छिदवा लेना या मसल जिम विम जाके अपनी बॉडी शॉडी बना लेना, और वो चाहते हैं कि आगे बच्चे, हमारा बच्चा भी पहलवान होगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको उसको बनाना पड़ता है, यानी वो भी उस ट्रेट को एक्वायर करता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं डीएनए की बात कर रही हूँ तो मैं नेक्स्ट प्रोजेनी में उसको पास आउट करूंगी, उसको उस करेक्टर को पास करेंगे हम, ठीक है। कर्ली हेयर्स के करेक्टर्स को जो हमने उस मदर की पिक्चर देखी थी और बेबी में भी कर्ली हेयर थे, इसका मतलब उस ट्रेड को हमने एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास किया। फादर के पास फ्रेकल्स थे यानी ब्राउन स्पॉट्स थे, तो आगे बच्चे में भी आ गए, क्योंकि बच्चे में उस प्रोटीन्स को, उस जीन्स को, उस डीएनए को हमने इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, कोडेड इंफॉर्मेशन के फॉर्म में आगे पास किया, तो इनहेरिटेड हमने नाम दिया, ठीक है, दिया। तो ये फर्क होता है ट्रेड्स जो अक्वायर्ड है और इनहेरिटेड उसके। नाउ नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी तक जो हमने डेफिनेशंस करी हैं आई थिंक मैं उनको रिपीट कर देती हूँ कि क्या था, ठीक है। तो क्या था हमारे पास, हमने शुरू करा था ये चैप्टर यहाँ से। तो इस पेज में हमने ये पढ़ा कि बच्चे हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होती है कोडेड फॉर्म में, हमारे पास जो डीएनए है, डीएनए के पास जीन्स होते हैं, और जीन्स जो होते हैं ना हमारे, वो जो जीन्स हैं हमारे, वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं। अब वो प्रोटीन आपके ब्लड टाइप को भी बना सकता है कि आपके पास ए ब्लड ग्रुप होगा। बच्चे वो आपके आईज के कलर को भी बता सकता है कि आपका आई का कलर आपकी मम्मी से मैच करेगा, मतलब ब्लैक होगा या ब्राउन होगा। वो आपके हेयर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकता है कि आपके हेयर स्ट्रेट होंगे या कर्ली होंगे, डिपेंड अपॉन योर पेरेंट्स। तो इस तरह से कुछ इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास करते हैं, तो हम बोलते हैं दिस इज हेरिडिटी, दिस इज नोन एज अ इनहेरिटेंस, ठीक है। सेकेंड पेज में हमने पढ़ा
कि क्रोमोसोम क्या होते हैं। तो क्रोमोसोम ना एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे की तरह ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। ये धागा बना किससे है, डीएनए से और कुछ प्रोटीन से मिलके बना है, ठीक है। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हम उस माला को, वो जो मोतियों की माला है, क्योंकि मोती कौन था, प्रोटीन, उसके ऊपर रैप अप कौन हुआ, डीएनए। तो ये जो मोतियों की माला है, दिस इज नोन एज अ न्यूक्लियोसोम। ये एक मोती जो है, दिस इज नोन एज अ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम कंडेंस होते चले गए, तो जैसे ये कंडेंस हुए तो इन्होंने बनाई मोतियों की माला। मोतियों की माला इज नोन एज अ क्रोमैटिन फाइबर। तो ये जो क्रोमैटिन फाइबर है बच्चे, ये भी कंडेंस होता चला गया और क्रोमोसोम बना दिया इसने। तो क्रोमोसोम के पास डीएनए है, डीएनए के पास जीन है, जीन के पास कोड है, कोड किस चीज का, प्रोटीन का कोड, ठीक है। तो बहुत इजी है। तो ये थी वो प्रोसेस जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि प्रोटीन जो डीएनए है वो रैप हुआ प्रोटीन के ऊपर, न्यूक्लियोसोम बना। न्यूक्लियोसोम जैसे ही बना तो क्रोमैटिन फाइबर हमने बोल दिया कि वो धागे और मोतियों की माला बननी शुरू होगी, और वो कंडेंस मतलब मोतियों की माला बहुत सारी बनती और जब वो इकट्ठी होगी ना एट द टाइम ऑफ सेल डिविजन, तब हमें दिखा क्रोमोसोम कि न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, ठीक है। अब हमारे पास ये डायग्राम आ गया कि भाई डीएनए क्या होता है, डीएनए का तो पता ही नहीं हमें। तो डीएनए एक पॉलीमर है जिसके पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं, बहुत सारे रिपीट होते जाते हैं। देखो ये स्ट्रक्चर रिपीट, ये रिपीट फिर, तो इन सब ने हाथ पकड़ के रखा है। अगर हाथ पकड़ के रखा है तो इन्होंने एक पॉलीमर बना दिया, ठीक है। तो पॉलीमर ये बना है डीएनए का। डीएनए की स्ट्रक्चर इस तरह से है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। और उस स्ट्रक्चर में हमारे पास ये होता है, उस स्ट्रक्चर में हमारे पास ये होता है, ये क्या मतलब, ये कुछ कुछ सीक्वेंस होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। इनके पास है कोड्स, वो गुप्त सूचना है इनके पास। तो गुप्त सूचना है कोडेड फॉर्म में, और वो गुप्त सूचना जो कोड फॉर्म में है वो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाती होंगी। या तो हेयर के कलर के बारे में बता देंगी हमें, या हमें हेयर के टेक्सचर के बारे में कि कर्ली होंगे कि स्ट्रेट होंगे, या तो हमें ब्लड टाइप, मतलब इतने सारे जीन्स है ना, क्योंकि डीएनए ही बहुत लंबा होता है बच्चे, बहुत लेंथ वाला होता है डीएनए, बहुत लंबा धागा। तो उसमें बहुत सारे जीन्स होते हैं जो अलग अलग करेक्टर्स को, अलग अलग ट्रेड्स को कोड करने के लिए प्रोटीन्स अपने पास रख, प्रोटीन्स को कोड करने के लिए उनके पास वो सीक्वेंस होती है कोड्स की, ठीक है। तो ये था। फिर नेक्स्ट हमारे पास आया कि चलो जीन्स का तो पता चल गया कि वो डीएनए की सेगमेंट के ऊपर होता है, कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था हमारे पास। तो उसके ऊपर हमने देखा कि ये डीएनए का स्ट्रक्चर था, तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को हमने जीन कह दिया। उस जीन के पास भी कोड होता है जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है ना, ये पढ़ा हमने। तो फिर ये एलील क्या है भाई, अब ये कहाँ से आ गए, तो एलील भी जीन ही है, लेकिन थोड़ा सा ऑल्टरनेट फॉर्म में हमने जीन को बना दिया। ऑल्टरनेट फॉर्म में क्यों, क्योंकि हमने एलील्स को एक्सप्रेस किया इस फॉर्म में, या तो इस फॉर्म में, या तो इस फॉर्म में। वो क्यों, क्योंकि हमने ये देखा कि जो क्रोमोसोम होता है ना हमारा, जो हमें पापा से मिला है, मम्मा से मिला है, यानी पैटर्नल और मैटरनल जो क्रोमोसोम है, जो सेम थे। सेम इसलिए क्योंकि उनमें जो एलील्स थे वो सेम लोकस पे थे, एयर लोब से रिलेटेड। इसके पास भी देखो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, और दूसरे वाले के पास भी यहीं पे प्रेजेंट है, तो सेम लोकस पे थे। यहाँ पिंक वाला भी देखो सेम उसमें, और सेंट्रोमेयर की पोजीशन भी सेम थी, तो हमने इसको नाम दिया होमोलोगस क्रोमोसोम। ये दोनों सेम थे, तो ये दोनों आपस में मैच कर रहे थे, लेकिन फर्क क्या था कि इसके जो जीन्स थे उसको हमने एलील इसलिए कहा क्योंकि इसके पास थे अटैच्ड ईयर लोब के एलील, तो क्या पता वो इस तरह से एक्सप्रेस करते हो। और दूसरे के पास था फ्री ईयर लोब्स, जैसे कि मेरे हैं या शायद आपके होंगे, आप में से कुछ ऐसा बच्चा होगा जिसके अटैच्ड होंगे, मुझे कमेंट करना कि मैम मेरे अटैच्ड है ईयर। तो क्या पता उसके एलील्स ऐसे होंगे। तो हमने जीन्स को अलग अलग तरीके से जब एक्सप्रेस किया, ऑल्टरनेट फॉर्म में लिख दिया, अब ये देखो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, तो जब हमने ऑल्टरनेट फॉर्म में लिखा तो हमने कहा इनको एलील्स, तब हमने इसको जीन्स नहीं कहा, एलील्स कहा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हमने कर ली। फिर उसके बाद हमने कहा कि ये जो है हमारे पास जो एलील्स होते हैं ना, ये होमोजाइगस भी हो सकते हैं, हेट्रो भी हो सकते हैं। होमो मतलब ऐसे भी हो सकते हैं, होमो मतलब ऐसे भी हो सकते हैं, हेट्रो मतलब ऐसे भी हो सकते हैं। होमो का मतलब फिर देखने से पता चल रहा है कि ये दोनों सेम है, यहाँ पे भी ये दोनों सेम थे, लेकिन यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट है कि नहीं। तो कैसे लिखा मैंने,
स्मॉल बी कैपिटल बी को लिख दोगे तो बच्चे वो हेटेरो ही तो हुआ। अगर स्मॉल बी को पहले लिखोगे फिर कैपिटल बी को लिखोगे, मतलब है तो डिफरेंट ही है ना, तो ये तो है तो हेटेरो ही ना, ये दोनों एक दूसरे से अलग है तो ये हेटेरो है, ये दोनों सेम है तो ये होमो है। तो आपके एलील होमो भी हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। और अब आएगा डोमिनेंट कौन है भाई, फिर जीतेगा कौन तो हारेगा कौन, ये भी देख लेते हैं। तो जीतेगा कौन और हारेगा कौन, डोमिनेंट एलील जो होते हैं हमारे, हमारे जो डोमिनेंट एलील होते हैं वो जीतने वाले होते हैं, ठीक है। हम ये बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि डोमिनेंट का मतलब है, डोमिनेंट एलील का मतलब है, अगर मैं हेट्रोजाइगस कंडीशन लिख दूं तो जो कैपिटल वाला वर्ड होगा ना वो जीत जाएगा, तो जो जीत जाएगा वो डोमिनेंट होगा, और जो हार जाएगा यानी जो दूसरे के इफेक्ट को मास्क कर देगा, मास्क यानी दूसरे के इफेक्ट को सप्रेस कर देगा, उसको मैं कहूंगी, स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करूंगी और उसको मैं बोलूंगी रिसेसिव, दिस इज रिसेसिव एलील। और कैपिटल की फॉर्म में जो जीत जाएगा उसको मैं बोलूंगी, उसने एक्सप्रेस कर दिया अपना ट्रेट, है ना, कैपिटल टी ने टॉल वाला करेक्टर एक्सप्रेस कर दिया, तो उसको मैं बोलूंगी डोमिनेटिंग एलील। तो ये होता है फर्क डोमिनेटिंग में रिसेसिव में, दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इज नोन एज अ डोमिनेटिंग एलील, दैट कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ बट इट इज सप्रेस्ड बाय द अदर इज नोन एज अ रिसेसिव एलील। तो इस तरह से डेफिनेशन होगी, ठीक है। अब जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होते हैं, तो फिर इस चैप्टर में हमारे पास एक और डेफिनेशंस आती हैं, ऑल द डेफिनेशंस आर इम्पोर्टेंट बच्चा। जीनोटाइप का मतलब है कि आप जेनेटिकली इस तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उस फैक्टर को, उस ट्रेड को, उस करेक्टर को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं जीन्स की फॉर्म में, एलील्स की फॉर्म में, तब हम उसको नाम देंगे जीनोटाइप। लेकिन आप फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बता दें अगर कि बंदा जी टॉल है, बंदा जी शॉर्ट है, नहीं जी मीडियम है, अगर आप फिजिकल अपीयरेंस की फॉर्म में बता दें तब उसको नाम देंगे फिनोटाइप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ट्रेट क्या होता है भाई, तो ट्रेट क्या थे हमारे, ट्रेट होते थे हमारे पास कि आपके पास पेरेंट्स ने आपको वो जो पर्टिकुलर करेक्टर जो आपके पास है वो आपके पेरेंट्स ने दिया है, तो अगर पेरेंट्स ने दिया है तो इनहेरिटेड है। मतलब फॉर एग्जांपल ये जो फर है इस बियर के ऊपर वो उसके प्रोजेनी जो नेक्स्ट जनरेशन जो इसका बेबी होगा उसमें जरूर होगा ये प्रोटीन, ठीक है, उसके पास ये प्रोटीन जरूर पास आउट होगा, ठीक है। अगर पास होता है तो इसका मतलब ये जो करेक्टर है इसके पास वो इनहेरिटेड है, ठीक है। लेकिन वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज नॉट पासिंग, अगर पास आउट नहीं हो रहा, मैंने पिंक कलर करवा लिया अभी बालों में, मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन आगे मेरी नेक्स्ट जनरेशन में वो पास नहीं हुआ, इसका मतलब वो तो मैंने थोड़ी टाइम के लिए अपने लाइफ स्टाइल के लिए एक्वायर किया था, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने कोई चीज एक्वायर की हो, मेरे को सुंदर लग रहे थे इयरिंग किसी ने पहने थे तो मैंने भी अपने कांच छिदवा लिए, पियर्सिंग कर ली, तो दैट इज नॉट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज एक्वायर्ड ओनली फॉर द सम टाइम, तो दिस इज नोन एज एक्वायर्ड आपका ट्रेट। तो दोनों के बीच में डिफरेंस भी हमने देखा था। नाउ वी विल स्टार्ट, ये जो हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं जो मेंडल हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, उन्होंने किस चीज की स्टडी की और किसके बारे में बताया, मतलब अब हमने स्टार्ट कर दिया चैप्टर तो ऑब्वियसली उन्होंने हेरिडिटी, जेनेटिक्स, उन्होंने हमें इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स के बारे में बताया, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ना। उन्होंने क्या लिया था बच्चे, पी प्लांट लिया था, उसका साइंटिफिक नेम यानी पायसम सैटिवम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये नाम पता होना चाहिए। उन्होंने पी प्लांट ही क्यों लिया, बाकी क्यों नहीं ले लिए, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स बहुत सारे, वो क्या होते हैं बताती हूँ। हमें पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट बात को, वो है मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना अभी पीछे किया है दैट इज फॉर द आपका जो डेफिनेशन क्वेश्चन था वो था। अब आपके पास 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। देयर आर 3 लॉज फॉर द इनहेरिटेंस, आपके पास है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, आपको जो बोलना है आप बोलिए। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये हो गए 3 लॉ। सबसे पहले हम ये बात सीखेंगे कि उन्होंने टी प्लांट को ही क्यों चुना,
क्योंकि उसके पास 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे, 7 अलग अलग उनमें ट्रेट्स थे। क्या थे? ये जो सीड की शेप है, शेप जो है सीड की, वो देखी या तो राउंड होगी या रिंकल्ड होगी। सीड का कलर देखा, अरे या तो येलो है या तो ग्रीन है। फिर उन्होंने फ्लावर का कलर देखा, या तो पर्पल है या तो व्हाइट है। अरे वाह! फिर उन्होंने पोड का शेप, जो मटर की फली होती है ना, जो मटर खाते हैं आप, आलू मटर, मटर पनीर, वो मटर वाला जो दाना है, वो आपने देखा कि एक फली के अंदर होता है, बाहर से कवरिंग होती है, दैट इज नोन एज अ पोड। तो वो जो पोड की शेप है, या तो वो इनफ्लेटेड है, फूली फूली सी है, या तो कंस्ट्रिक्टेड है, पिचकी पिचकी सी है। कई बार दाने नहीं निकलते, मैं मटर छिलती हूँ, कई बार दाना ही नहीं निकलता, तो वो कंस्ट्रिक्टेड वाला मटर होता है। अच्छा, फिर उसके पास पोड का कलर देखा, या तो येलो पोड का कलर था या तो ग्रीन कलर का था। जो फ्लावर की पोजीशन थी, या तो वो नीचे की तरफ थी, एक्सियल की तरफ, या तो वो टर्मिनल की तरफ थी। स्टेम की हाइट जो थी, या तो बहुत ज्यादा टॉल थी या तो बहुत ज्यादा ड्वार्फ थी, यानी कि शॉर्ट थी। तो ये फैक्टर उन्होंने देखे, 7 चीजें देखी, 5 6 7। तो उन्होंने देखा कि एक ही प्लांट में इतने सारे ट्रेड, मजा ही आ जाएगा इसके साथ काम करने में। तो ऊपर से ये जो था, ये शॉर्ट लाइफ टाइम, लाइफ साइकिल वाला प्लांट था। मतलब ऐसा नहीं कि इस साल लगाएंगे बेचारे मेंडल, तो नेक्स्ट ईयर जो है स्टडी करेंगे कि हाँ जी अब नेक्स्ट जनरेशन आएगी तब देखता हूँ कि प्लांट टॉल आया है कि शॉर्ट आया है। तो ऐसा नहीं था, उन्हें जल्दी ही अपना रिजल्ट देखने को मिल जाता था। अगर वो फ्लावर की स्टडी कर रहे हैं तो फ्लावर्स जल्दी आ जाते थे। और फर्टिलाइजेशन कराना बहुत इजी था, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन पी प्लांट इजीली कर दे रहे थे, इसलिए उन्होंने पी प्लांट को चूज किया। एक तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड थे, शॉर्ट इसका लाइफ साइकिल था। आई थिंक आप एनुअल लिखेंगे कि एनुअल उसका लाइफ पीरियड होता है, ठीक है। और तीसरी चीज की अभी जो बात कही मैंने, दिमाग से निकल गया, ठीक है, पीछे देख लेना। तो वो जो फैक्टर्स थे रिस्पॉन्सिबल थे पी प्लांट को चूज करने में, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड थे। अब शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स जो थे, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए वो क्या थे। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो इसका मतलब उन्होंने सिंगल करेक्टर को उठाया। अब उन्होंने जो करेक्टर उठाया वो रिलेटेड था बच्चे हाइट से, तो उन्होंने प्योर, यहाँ पे प्योर और यहाँ पे भी प्योर प्लांट लिया। ये प्योर टॉल था, ये प्योर ड्वार्फ था। जिसको ड्वार्फ नहीं लिखना है, बोना नहीं लिखना है, वो शॉर्ट लिख सकते, ये नहीं लिखना है तो आप शॉर्ट लिखिए। तो ये प्योर टॉल था, तो उसके दोनों एलिल्स देखिए, कैपिटल टी कैपिटल टी। ये आपका प्योर ड्वार्फ है यानी शॉर्ट है, तो दिस इज स्मॉल टी स्मॉल टी। इन दोनों को इन्होंने फर्टिलाइज किया, फर्टिलाइजेशन किया, मेटिंग किया, क्रॉस किया, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इन्होंने किया फर्टिलाइजेशन इन दोनों के बीच में, यानी इसका जो फीमेल फ्लावर था, उस फीमेल फ्लावर के ऊपर इन्होंने इस मेल फ्लावर के जो पोलर्स थे वो ऊपर डाल दिए, ठीक है, ऐसा किया। ये वो मैथमेटिशियन, लेकिन उन्होंने बायो का काम किया, तो दोनों चीजें आपस में मिल जाएं, क्या बात है, ठीक है। तो क्रॉस किया उन्होंने दो प्लांट्स का, उन्होंने एक टॉल प्लांट को शॉर्ट प्लांट के साथ क्रॉस करवाया, तो क्रॉस करवा के उन्हें क्या मिला, तो ये था हमारा टॉल प्लांट का एलील और ये था हमारा शॉर्ट प्लांट का एलील। दिस इज अ प्योर टॉल, दिस इज प्योर शॉर्ट। ये दोनों का आपस में करवाया क्रॉस। तो हम बना लेते हैं सबसे पहले गैमीट्स, जिनको बनाना बहुत ही जरूरी है। गैमीट्स फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसने कहा था तो हम जरूर बनाएंगे। तो हमने बनाए इसके गैमीट, हमने इसका भी बनाया गैमीट। मियोसिस से बनते हैं गैमीट, तो हमने बना दिए। जैसे ही गैमीट बने तो हमने देखा कि हमारे पास F1 यानी फर्स्ट जनरेशन, जिसको जनरेशन देखो, जनरेशन स्पेलिंग, फर्स्ट जनरेशन F1 जो प्रोजेनी है वो आ गई है, एंड दिस प्रोजेनी कंटेन दिस एंड दिस एलिमेंट। इसका मतलब ये तो प्योर टॉल था, तो इसके गैमीट्स तो कैपिटल टी से ही हमने बनाने थे। ये तो शॉर्ट वाला था, तो प्योर शॉर्ट था, तो इसके गैमीट्स स्मॉल टी से ही बनने थे, हमने बना दिए। लेकिन जैसे ही हमने इन दोनों को क्रॉस करवाया, यानी इनको फर्टिलाइज करवाया, तो जो बेबी थे उनमें इस तरह के एलील्स प्रेजेंट थे।
लेकिन मुझे ये क्या बता रहे हैं कि ये हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस तो है, लेकिन एक और चीज बता रहे हैं कि कैपिटल टी तो डोमिनेंट है। तो अगर कैपिटल टी डोमिनेंट, तो इसका मतलब ये सारे के सारे बच्चे जो बेबी हैं, ये सारे के सारे बेबी, सभी बेबी कैसे बन गए, सब के सब टॉल बन गए, क्योंकि टॉल यहाँ पे टी जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है। तो बच्चे तो सारे टॉल बन गए। तो उन्होंने कहा ये कैसा एक्सपेरिमेंट है कि जिसमें सारे बच्चे ही टॉल बन गए, दूसरे ने अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं किया। तो ये तो गलत बात है भाई, इसका मतलब मुझे तो कुछ और करना पड़ेगा। उन्होंने F1 को F1 से ही सेल्फ करवा दिया, यानी उन दोनों की ही आपस में मीटिंग करवा दी, फर्टिलाइजेशन। जैसे ही उन्होंने फर्टिलाइजेशन करवाई, तो आपको पता है कि हम इसकी और इसकी बात कर रहे हैं, इन दोनों की आपस में क्रॉस की बात कर रहे हैं, F1 और F1 की कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे गैमीट बनाना तो जरूरी है। बना लेते हैं गैमीट, हम बना लेते हैं एक पनेट स्क्वायर, हम बना लेते हैं एक पनेट स्क्वायर। इसमें ये गैमीट रखेंगे, ये गैमीट रखेंगे। फिर अगर ये मेल है और फीमेल के साथ हम इसकी फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, तो इसके भी गैमेट्स लिख लेते हैं भाई, फीमेल के ये और ये। अब इन दोनों से क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल। इससे और इससे क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी, और इन दोनों से क्या बनेगा, स्मॉल टी। ऐसे बनता है पन्नेट स्क्वायर। तो ये पन्नेट स्क्वायर बन गया। तो मुझे क्या बता रहा है, there is a formation of capital T, capital T, capital T small t, capital T small t and formation of small t small t। तो ये अलग से अपना ट्रेड शो कर रहा है, इसमें दोनों ही कैपिटल है, तो ये टॉल है। ये है हेट्रोजाइगस, ये है हेट्रोजाइगस, इसमें दोनों स्मॉल टी है, तो ये मेरा ड्वार्फ है या शॉर्ट है। ये मेरा ड्वार्फ हो गया, ये मेरा टॉल हो गया। अब इन दोनों का क्या करूं, इन दोनों का क्या करूं। अगर एक तो कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी तो प्रेजेंट है ना, तो वो डोमिनेटिंग है और वो जीत रहा है। तो इसका मतलब बच्चे ये भी टॉल, ये भी टॉल। तो फिनोटिपिकली यानी देखने की कंडीशन देखूं, तो टॉल मेरे पास 3 लोग हैं और छोटे वाले मेरे पास एक ही है। और अगर जीनोटिपिकली देखूं तो मेरे पास एक, ये कैपिटल टी वाला एक आया, ये बीच वाले जो है मेरे पास 2 आए, ये स्मॉल वाला मेरे पास एक आया। ऐसे ही आया ना, नीचे लिखा है सब कुछ, तो मैंने तुम्हें समझा दिया। तो अगर जीन्स की बात करूं तो 1:2:1, ठीक है। अगर जीनोटाइप देखूं तो 1:2:1। दिस रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मे बी कम इन योर एग्जाम के। जीनोटिपिकली मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितनी रेशो आती है, 1:2:1। फिनोटिपिकली कितनी आती है, 3:1। इसका मतलब 3 बंदे लंबे थे, तो 75% रिजल्ट टॉल वालों का आया, 1% यानी 25% आउट ऑफ 100, 25% जो था वो शॉर्ट वालों का आया। तो ये जो था, ये बात याद रखनी है, इन दोनों के मेटिंग की बात याद रखनी है। ये था हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक बार फिर से बता दूं। अच्छा, आप लोग मुझे बताना कि आपको नहीं समझ आया, मैं फिर से बताऊंगी। तो बातें ये थी, ये सारी थ्योरी लिखी है, और इस थ्योरी में ये लिखा है कि आप जब आप F1 जनरेशन की बात कर रहे थे ना, तो आपके पास तो हेट्रोजाइगस कंडीशन आई थी, सारे बेबीज की, सब बेबीज ऐसे प्रोड्यूस हो गए, तो सारे के सारे टॉल थे। मीडियम हाइट वाला, शॉर्ट हाइट वाला तो कोई आए नहीं। तो गलत बात है, आप F1 जनरेशन को फिर से मेटिंग करवाओ उनकी। तो आप F2 जनरेशन क्रिएट करो, तो हमने करी, F2 जनरेशन क्रिएट करी, तो उसमें हमने देखा कि 1/4 ही, मतलब 4 जो हमारे पास आए, 4 लोग जो हमारे, उसमें से एक ही जो था वो शॉर्ट हाइट वाला था, और बाकी जो 3 थे वो टॉल थे। क्योंकि जो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला हेट्रोजाइगस कंडीशन था, उसमें तो मुझे साफ दिख रहा था कि कैपिटल टी तो डोमिनेटिंग होता है, तो ये तो जीत गया। तो ये जीता, तो इसका मतलब 3 टॉल हो गए। ये देखिए, 3 टॉल हो गए, एक शॉर्ट हो गया, 3:1। क्या कहा, देखने में फिनोटाइप जो रेशियो था, लेकिन जीनोटाइप रेशियो जेनेटिकली देखो 1:2:1 था वो। फॉर अ प्लांट टू बी टॉल, सिंगल कॉपी, आपके पास एक ही कॉपी होगी ना कैपिटल टी की, तो वो बहुत है अगर आपने किसी को टॉल बनाना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी को शॉर्ट बनाना है, तो आपके पास दोनों एलील से स्मॉल टी होनी चाहिए, ये कहा। दिस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, अब हम बात बार बार इस चीज की कर रहे हैं, चीज की बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास कैपिटल टी है, फिर तो बहुत अच्छी बात है कि वो टॉल को डोमिनेट करवा देगा, क्योंकि दोनों कैपिटल।
अगर स्मॉल टी है फिर तो काम खत्म, ये बल्ले बल्ले और ये बेचारा थल्ले थल्ले। तो ये थल्ले थल्ले इसलिए है क्योंकि ये बन गया शॉर्ट, इसके पास कैपिटल टी आया ही नहीं। लेकिन अगर कंडीशन हो जाए ऐसी, यानी हेट्रोजाइगस एलील, हेट्रोजाइगस एलील अगर मेरे पास हो तब क्या करें हम, तब तो हम कंफ्यूज हो गए। तब ये डोमिनेट है, तब ये डोमिनेंस करेगा, डोमिनेटिंग है ये। तब ये डोमिनेटिंग है तो ये जीत गया, और दूसरे को इसने क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया, दूसरे के इफेक्ट को इसने मास्क्ड कर दिया, ढक दिया, उसका मुंह बंद कर दिया। चुप रह, तू नहीं बोलेगा भाई, तू नहीं बोलेगा, इसने डरा दिया इसको कि तू नहीं बोलेगा बिल्कुल भी, मैं एक्सप्रेस करूंगा। तो ये था पति और ये थी पत्नी, पति ने अपने आप को दूसरे से एक्सप्रेस कर दिया, डोमिनेट कर गया। तो ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये वहीं से आया है कि जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो वन पेरेंटल करेक्टर जो है हम एक्सप्रेस करते हैं। F1 जनरेशन में हमने क्या देखा था कि हमारे पास ये एलील्स आए थे, कहाँ पे, F1 जनरेशन में। तो सारे के सारे बच्चे टॉल थे, टॉल इसलिए क्योंकि कैपिटल टी जो था वो कैसा था, डोमिनेटिंग नेचर का था, ये डोमिनेट कर गया, जीत गया, ठीक है। लेकिन जब हमें दूसरा भी हमें चाहिए था कि दूसरा भी थोड़ा बहुत अपने आप को एक्सप्रेस करे, तो हमने F2 जनरेशन क्रिएट करी जिसमें फिनोटिपिक रेशो 3:1 थी, जिसने ये बताया कि एक जो है वो शॉर्ट हाइट का बनता है, बाकी 3 जो है टॉल है। चाहे आपके पास हेट्रोजाइगस कंडीशन आई, उसमें भी यही था कि जो कैपिटल टी है वो डोमिनेट कर रहा था तो वो जीत गया। तो ही तो 3:1 आई, इतने बढ़ गए, टॉल वाले 75% जीत गए और ड्वार्फ वाले हार गए, 25% रिजल्ट आया उनका। तो हाँ, कहने की बात ये है कि जो कैपिटल टी है वो डोमिनेटिंग एलील है। कुछ एलील्स डोमिनेटिंग करेक्टर के होते हैं, वो अपना ट्रेट जो है जल्दी एक्सप्रेस कर देते हैं एज कम्पेयर टू रिसेसिव एलील, ये बात है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें ये बताता है रिसेसिव ट्रेट आर डोमिनेटेड मास्क्ड बाय द डोमिनेटिंग ट्रेट। जो डोमिनेटिंग ट्रेट है वो जीत जाता है, दूसरे को सप्रेस कर देता है, किसको, रिसेसिव को सप्रेस कर देता है, धक्के मार के बाहर निकाल देगा, चुप करवा देगा, मास्क कर देगा उसके इफेक्ट को, जो डोमिनेटिंग है वो जीत जाता है। इसी से हम एक और सेकंड वाला जो लॉ है, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये हमें मिलता है। ये सेकंड लॉ क्या कहता है भाई, इनहेरिटेंस का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसका नाम है, आपको नाम याद रखने हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दो लॉज लिंक कर रहे हैं, एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो जीतेगा वो राजा होगा, जो हार जाएगा वो रिसेसिव होगा, जो हार जाएगा उसका इफेक्ट सप्रेस किया जाता है किसके द्वारा, डोमिनेटिंग ट्रेट के द्वारा, ठीक है। तो वो राजा था वो जीत गया। अच्छा, तो मेंडल का जो लॉ था सेग्रीगेशन का, वो सेकंड लॉ था इनहेरिटेंस का, और उसने कहा सेग्रीगेट यानी सेपरेट होंगे। अच्छा भाई, कौन सेपरेट होंगे, हमने एलील्स तो ऐसे लिखे थे, ऐसे लिखे थे ना हमने एलील्स। तो एलील्स तो बाद में जब हमने गैमीट फॉर्मेशन की तो हमने तो वही ऐसे कर दिए थे, ये हमने ऐसे लिखा था, ऐसे करके नहीं लिखा था, कैपिटल टी लिखा था, स्मॉल टी लिखा था। तो इन दोनों को तो हमने अलग कर दिया था, भाई गैमीट्स बना दो ऐसे बोला था तो हमने बना दिए थे गैमीट्स, ऐसे करा था ना हमने। तो ये क्यों करा, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने हमें ऐसा बोला दैट यू हैव टू सेग्रीगेट द एलील्स ड्यूरिंग मियोसिस, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, दोनों में से कोई वर्ड लिख सकते हो, मियोसिस लिख सकते हो या गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे आपको इन एलील्स को क्या करना है, सेग्रीगेट करना है। तो यहाँ भी देखिए प्योर हमारा टॉल था, ये प्योर ड्वार्फ था, लेकिन हमने गैमीट की फॉर्मेशन जब करी तो हमने हर एक गैमीट में आपका एक सिंगल जो ट्रेट था उसको बिलोंग करने वाला एक एलील जो था वो बीच में भेज दिया, रख दिया। तो गैमीट की फॉर्मेशन जब हमने नेक्स्ट भी हमारे पास ये F1 जनरेशन आ गई थी, तो उसमें भी हमने फिर गैमीट्स को लेके पन्नेट स्क्वायर बनाया था कि नहीं, बनाया था ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर हमने पन्नेट स्क्वायर इन दोनों से इन दोनों से इस तरह से रिलेटेड बनाया था ना। तो गैमीट्स की फॉर्मेशन हमें करनी पड़ेगी, किसने कहा, मेंडल के सेकंड लॉ ने, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहाँ पे वीडियो हो रही है फिनिश। अब आपको अगर मेरे साथ करना है डाई हाइब्रिड क्रॉस जो कि इससे रिलेटेड है,
then you have to watch the video which will come I think tomorrow. ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिनिश कर रही हूँ. बच्चे प्लीज सब्सक्राइब द साइंस साइड चैनल एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड. और बहुत सारी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करिए ताकि आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जाए. स्टे फोकस्ड. ऑल द बेस्ट. थैंक यू बेटा.